नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सभी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा गया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुर में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4000 से ज्यादा घरों को तोड़ना नैनीताल हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है, जिसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। तो करीबन 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाना है। 4000 लोगों के घर बसे हुए हैं यहां पर और ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है लोगों ने, जब हाई कोर्ट की ओर से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। तो एक दशक से यहां पर लोग रह रहे हैं। अब उनका सवाल यह है कि बच्चों को लेकर हम कहां जाएं। 4365 घरों को तोड़ना है। चूंकि हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लोगों ने और इसके खिलाफ याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब गुरुवार को यानी कि कल सुनवाई होनी है। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी हल्द्वानी जाने वाला है। सांसद एसटी हसन के नेतृत्व में पहुंचेगा 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एसटी हसन के साथ प्रतिनिधिमंडल में एसपी के सांसद, विधायक और नेता भी शामिल होंगे। एसपी हल्द्वानी में अतिक्रमण को हटाए जाने का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4000 से ज्यादा घरों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण को हटाए जाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बचाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग है, ये मायावती ने ट्वीट कर लिखा है। तो ये मायावती का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का ये मामला है। 4000 से ज्यादा घर इस पर बसे हुए हैं और इस अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है लोगों ने। समाजवादी पार्टी भी जहां अतिक्रमण को हटाए जाने का विरोध कर रही है, तो वहीं अब बसपा भी सामने आ गई है और मायावती ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे शैलेंद्र नेगी हमारे साथ। और शैलेंद्र, क्योंकि सियासत भी अब शुरू हो चुकी है इस मामले को लेकर, चाहे वो हम मायावती की बात कर लें, चाहे एसटी हसन की बात कर लें, प्रतिनिधिमंडल एक पहुंचेगा उनके नेतृत्व में लोगों से बातचीत करने के लिए। कितने बजे ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, प्रतिनिधिमंडल 12 से 1 बजे के बीच में हल्द्वानी पहुंचेगा, जिसमें 10 सदस्य शामिल हैं, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। और ये अखिलेश यादव के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंच रहा है, जो कि लोगों से बात करेगा, उनके दर्द को समझेगा और जो 4365 के घरों के मालिक हैं उनका दर्द क्या है ये अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताएगा। और इसके बाद समाजवादी पार्टी ये निर्णय लेगी कि उन्हें कोई इस बारे में कोई आंदोलन खड़ा करना है या फिर किस तरह की मदद इन लोगों को देनी है। तो समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं वो भी शामिल रहेंगे, एसटी हसन जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो सीनियर लीडरशिप है वो सब इसमें शामिल रहने वाले हैं। बहरहाल पूरा का पूरा मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। बसपा इस पे ट्वीट कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पहले से ही इसमें जो आर्थिक मदद है या फिर जो सोशल मदद है वो सब यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुमित हृदय वो कर रहे हैं। इन सभी जो उजड़ने वाले परिवार हैं, जो यानी उजड़ने के कागार पर जो खड़े हैं, उनको सब मदद कर रहे हैं। और 5 तारीख को इसमें सुनवाई होगी और एक बड़ी इसमें जमीयत उलमाए हिंद जो है वो भी इसकी पैरवी कर रहा है। तो जमीयत से भी जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं
जिसमें सलमान खुर्शीद जैसे लॉयर हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट में इन पीड़ितों का पक्ष रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस कड़ाके की ठंड में लेकिन शैलेंद्र, मुश्किल तब बढ़ जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अगर हाईकोर्ट के अभी तक हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर फिर से जो है अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे दिया जाता है तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इतने लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं कि अपने बच्चों को लेकर हम कहां जाएं, जो हम एक दशक से रह रहे हैं, उनके रिएक्शन के बारे में भी बताइएगा। देखिए, ये लोग बेहद परेशान हैं, महिलाएं विशेष तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हैं और दुआएं हो रही हैं। सड़कों पे जो ये वनभूलपुरा का पूरा इलाका है, इंदिरा नगर, वनभूलपुरा, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, ये सब बस्तियां हैं इस पूरे इलाके में और लोग दुआएं कर रहे हैं। सड़कों पे बाकायदा नमाज पढ़ी जा रही है, महिलाएं दुआएं कर रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि भाई वो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहीं पैदा हुए और यहीं बड़े हुए और अब उनके घर उजड़ने के कगार पे हैं। तो महिलाओं का दर्द बिल्कुल देखने लायक है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो आंखों से उनके आंसू निकल आते हैं कि किस तरीके से उनके घर उजड़ने के कगार पर खड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है उन्हें, और क्योंकि दुआ कर रहे हैं तो ऊपर वाले से उम्मीद है। उनको लगता है कि ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिमाग में भी कुछ इस तरह की चीजें भरेगा कि उनके घर सुरक्षित रहेंगे और ये उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जरूर 5 जनवरी को जो सुनवाई होनी है, महत्वपूर्ण सुनवाई, उस वहां से कुछ न कुछ जरूर राहत निकल के उनके लिए आएगी। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं जोशीमठ में भूधंसाव बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 21 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। 16 परिवारों को नगर पालिका जोशीमठ में शिफ्ट किया गया है, वहीं एक परिवार को जोशीमठ विकासखंड भेजा गया है, जबकि 4 परिवारों को प्राथमिक विद्यालय मारवाड़ी में शिफ्ट किया गया है। चमोली के जोशीमठ में भूस्खलन की स्थिति पैदा होने से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब हालात ये है कि लोग घरों को छोड़ने लगे हैं, सामान समेत घरों से निकल रहे हैं। शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित 2 बड़े होटल माउंट व्यू और मलारी, इन पर दरार पड़ने के बाद उसके नीचे रहने वाले 5 से 10 परिवारों को खतरा हो गया है। 5 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने नगर पालिका और ब्लॉक जोशीमठ में शिफ्ट कर दिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को शिफ्ट कर रहा है। जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके बाद जल विद्युत परियोजना की कॉलोनी के अंदर मटमैला पानी लगातार जमीन के अंदर से निकल रहा है। इलाके के लोग दहशत में हैं। देखिए, जोशीमठ नगर में पहले जमीन में मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी और अब उन दरारों से मटमैला पानी निकलने लगा है, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए हैं और आनन फानन में लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। पानी कैसे और कहां से निकल रहा है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। जगह जगह से पानी रिस रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी आगे के लिए बहुत भयानक। ये धीरे धीरे पानी जगह जगह से दिख रहा है। एक साथ अगर आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने तहस नहस हो जाएगा। पूरे जेपी कंपनी के अंदर पूरा ये बहा के ले जाएगा। तो इसको देखते हुए सरकार को इस पे निगाह यहाँ देखना चाहिए। ये विगत 12 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा भू धसाव इस क्षेत्र में हो रहा है और जगह जगह ये मलबा वाला पानी निकल रहा है और ये करीब करीब काफी क्षेत्रों में निकल रहा है। पानी के रिसाव के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हरकत में आए। फौरन जेपी कंपनी की कॉलोनी को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बिल्डिंग्स के पीछे से पानी भी आ रहा है, मटमैला पानी भी आ रहा है। तो मौके पे अपनी टीम के साथ जब मैं गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे उनकी मेस में और काफ़ी और अन्य भवन भी हैं जिसमें काफ़ी दरारें आ गई हैं और एक साइड को उनके जो भवन है वो शिफ्ट कर नीचे को सिंक कर रहे हैं, वो सबसाइड कर रहा है। और उसके अतिरिक्त भी जो भवन के पीछे वहाँ पे काफ़ी मटमैला पानी भी आ रहा है। पानी के रिसाव का कारण एनटीपीसी की सुरंग को माना जा रहा है, पर ये जांच का विषय है। लेकिन जोशीमठ में खतरे की घंटी और तेजी के साथ बजने लगी है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं, नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जोशीमठ से। नितिन, काफी दिक्कत लोगों को यहाँ पर हो रही है, जो भूधंसाव हो रहा है, क्या वजह इसके पीछे मानी जा रही है? क्योंकि एक तो अलकनंदा नदी में जो कटाव हो रहा है वो भी एक वजह इसकी मानी गई है। अभी फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और किस तरह के हालात बने हुए हैं। जी नीचे उत्तर मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए ये पानी कल लगभग 11:30 बजे के पास लीकेज हुआ था। आप देखिए कितना फोर्स इस पानी का बढ़ गया है। जो पहले हमने तस्वीरें भेजी थी इतना पानी नहीं था, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये पानी बढ़ गया है। और आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे, ये ज्योति कंपनी जो पावर प्रोजेक्ट उसकी तस्वीरें देखिए तरफ आ गई है और वो अपनी दीवार को बनाने का काम उन्होंने हालांकि शुरू कर दिया है। आपको एक और तस्वीरें दिखाएंगे, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जिससे गाड़ियां चल रही हैं, वो भी नीचे की तरफ धंस चुका है। तो जो हालात हैं वो लगातार इस समय जोशीमठ के वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, जिस तरीके से कल आपदा सचिव ने कहा कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, जो नाले हैं वो यहाँ पे नहीं बन पाए। इसके अलावा जो अलकनंदा नदी के नीचे का जो तट है वो लगातार खिसक रहा है, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। ये कारण उन्होंने कुछ सरकार ने और शासन ने बताए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब हालात है जोशीमठ में, तुरंत कोई बड़ी ठोस कार्रवाई करने की यहाँ पे जरूरत है। जो लोग प्रभावित है उन्हें ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी कि उनको मदद देने की कोशिश यहाँ पे की जानी चाहिए। जोशीमठ में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और अभी सबसे ज्यादा खतरा इसी से बना हुआ है। जी नितिन, कहा जा रहा है कि प्रशासन भी लोगों को शिफ्ट कर रहा है और कुछ लोग खुद ही पलायन कर रहे हैं, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन किस तरह से मददगार साबित हो रहा है? जी यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा कि पलायन नहीं है। जिन लोगों ने देहरादून में मकान बनाए हैं वो लोग यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनके घरों पर दरार पड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो परिवारों को शिफ्ट करने की बात आ रही है वो केवल 10 या 15 नहीं है, लगभग 3000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका पलायन होना है, जिनको मतलब सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। अभी लगभग 16 से 17 परिवार ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, नगर पालिका में रखा गया है। इसके अलावा जो ब्लॉक जोशीमठ है उसमें रखा गया है और अन्य जहां जहां रखा जा सकता है प्रशासन ने वहां पे लिस्ट बनाई है और वहां पे उनको रखा जाएगा। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो एक विकट समस्या आएगी, क्योंकि जनसंख्या 24 से 25 हजार लोगों की है और अगर इस तरीके से लापरवाही हुई या इस समय अनदेखी होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भारी पड़ सकती है लोगों के जीवन पर। जी बहुत शुक्रिया नितिन सेमवाल, आपने तस्वीरें भी दिखाई, खबरों को लेकर पूरी अपडेट दी, जानकारी दी। तो 16 परिवार ऐसे हैं नगर पालिका जिन्हें भेजा गया है और परेशानी लगातार बरकरार है। और अब बात करते हैं ऋषभ पंत की हालत की। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, लगातार सेहत में सुधार उनकी हो रहा है, लेकिन ऋषभ पंत के घुटने में अभी भी सूजन है, जिसकी वजह से घुटने का MRI नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पंत हादसे में घायल हो गए थे, जिनका अब मैक्स अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। 5 डॉक्टरों की टीम ऋषभ पंत की निगरानी कर रही है। तो ऋषभ पंत की हालत को लेकर ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि फिलहाल अभी स्वेलिंग है घुटने में, सूजन है और जिसके चलते MRI अभी तक नहीं हुआ है और MRI के बाद ही आगे का ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। उसके बाद ही थोड़ा सा अंदाजा लग पाएगा कि कितना वक्त ऋषभ पंत को ठीक होने में लगेगा। फिलहाल प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है ICU से। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा पहले के मुकाबले सेहत ठीक है और लगातार सेहत में सुधार हो रहा है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये मैक्स हॉस्पिटल की तस्वीरें। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था ऋषभ पंत को और अभी फिलहाल प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। सत्येंद्र बर्तवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हेल्थ को लेकर अपडेट दीजिए, ऋषभ पंत की हालत अब कैसी है, क्योंकि कहा जा रहा है पहले के मुकाबले सुधार हो रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि आज 6वां दिन हो गया है। ऋषभ पंत की हम बात करें तो उनके जो घाव चोटें थी उस पे भी घाव भरने लगातार लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अभी तक एक दिक्कत उनके जो घुटने को लेकर सामने आई है। उनके घुटने की सूजन लगा अब अभी तक कम नहीं हुई है, जिसके कारण MRI नहीं हुआ है। MRI होने के बाद ही आगे का जानकारी मिल पाएगी कि किस तरीके की उनकी सर्जरी होगी, यानी कि सर्जरी देहरादून होगी या कहीं बाहर होगी। इसको लेकर भी अभी तक संशय बना है। अभी डॉक्टर से जो हमारी बातचीत हुई तो डॉक्टर का ये कहना है कि सूजन भी कम हो रही है, दर्द भी कम हो रहा है। आज शाम का डॉक्टर उम्मीदें कर रहे हैं कि आज शाम तक ऋषभ पंत की MRI हो सकती है। जी ठीक है, सत्येंद्र बर्तवाल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जनवरी तक ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर में कोहरा परेशानी की वजह बना हुआ है और 8 तारीख के बाद ही बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं शीतलहर ने लोगों की दिक्कतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रदेश में ठंड का प्रकोप अगले कुछ दिन तक बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि 8 तारीख तक प्रदेश में ठंड जो है वो बढ़ेगी। येलो अलर्ट इसी को देखते हुए जारी किया गया। ऊंचाई के इलाकों में हालांकि बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी जिलों में कोहरा जो है वो लोगों की परेशानी अभी भी बढ़ा रहा है। प्रदेश में 8 तारीख के बाद इस तरह के आसार जताए जा रहे हैं कि बारिश और ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, धराली में मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ दिख रहा है। तस्वीरें हर्षिल, मुखबा और धराली से सामने आई है, जहां पर शाम होते ही मौसम बदलने लगा और बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। निचले इलाकों में कई जगह पर हल्के बादल भी छाए हुए हैं। आज आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके मैं एफिलिएट में आया हूँ आपके साथ। चमोली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही शीतलहर से लोग परेशान हो गए हैं। मुख्य बाजारों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों में इसी तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। ऐसे में पहाड़ वासियों को भी कुछ और दिन तक कड़ाके की ठंड से जूझना पड़ सकता है। बढ़ती जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो वहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो निचले इलाकों में भी लोगों को ठंड से जूझना पड़ रहा है। इस समय हम चमोली के मुख्य बाजार में मौजूद हैं और आप देखें किस तरीके से लोग यहाँ पे अलाव का सहारा ले रहे हैं और ये स्थिति सुबह शाम की बहुत ज्यादा है। हालांकि लोगों को दिन में धूप खिलने के बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह शाम के तापमान में निरंतर गिरावट आने से पहाड़ों में कड़ाके की ठंड बढ़ती ही चली जा रही है। नितिन सेवान, न्यूज 18 चमोली। वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट में पिंडकी गांव में एक घर में अचानक से आग लग गई। भीषण अग्निकांड से एक 3 मंजिला मकान चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। इस मकान में तीन परिवार रहते थे। मेरे लिए कुछ नहीं बचा, न खाने के लिए थाली, न रहने के लिए बिस्तर, कुछ नहीं। मैं क्या करूँ? जो आपकी इच्छा है सहायता मांग देना है किसी को तो दे दो, नहीं तो मैं क्या करना। बस ये आपकी इच्छा है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आगाज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। यहां पर 3 दिन तक ये चलेगा महोत्सव और ये तस्वीरें आप देखिए, देहरादून से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है। 11 जिलों के प्रतिभागियों के बीच यहां पर प्रतियोगिताएं होने वाली है। विजेता टीमें कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी के बीच राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा। तो अभी राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव है उसका आगाज करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री की और दूसरी तस्वीर जो रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति यहाँ पर
दी जा रही है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आगाज हो गया है। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक यहां पर नजर आ रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, मंच पर मौजूद हैं और साथ ही 3 दिन तक ये युवा महोत्सव चलने वाला है। विजेता टीमों को कर्नाटक भेजा जाएगा और उसके बाद वहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा। फिलहाल राज्य स्तरीय जो महोत्सव है, युवा महोत्सव 2023 का आगाज करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। ये तस्वीरें सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज़ 18। सुनील प्रभात इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। सुनील, बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, जो युवा महोत्सव 2023 का आगाज करने सीएम पहुंचे हैं। देखिए, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जो खेल मंत्री, युवा एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य भी उनके साथ मौजूद रही। ये जो महोत्सव है 3 दिन तक चलेगा। इसमें विभिन्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स होंगे। करीब 11 जिलों से इसमें सांस्कृतिक टीमें, युवाओं की टीमें इसमें भाग ले रही है और 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक में 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा। इस पूरे युवा महोत्सव में जो टीमें बेहतरीन परफॉर्म करेंगी, अलग अलग इवेंट्स इसमें रखे गए हैं। सोलो नृत्य इसमें रखा गया है, ग्रुप डांस इसमें अलग से रखे गए हैं। तो जो भी इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उनको नेशनल के लिए कर्नाटक भेजा जाएगा। 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक में भी युवा महोत्सव है। पूरे कार्यक्रम का एक मकसद है कि युवाओं को, खासकर सीमांत क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाए। उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ पर मंच प्रदान किया जाए ताकि वो राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर प्रतिभा करके राज्य का नाम रोशन कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील प्रभात आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोटद्वार पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जुट जाने की अपील की है। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनाव काफी अहम है, ऐसे में बीजेपी अभी से चुनावी मूड में है, हर हाल में चुनाव जीतेगी और कहा कि पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर बूथ पर कमल खिले, ये हमारा लक्ष्य है। बूथ के साथ साथ नगर निगम के हमारे जो महापौर होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, उनकी अभी हमने टीम भेज दी है। हम खास तौर पर महिला कैंडिडेट के रूप में हो सकती हैं, अनुसूचित जाति में हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ऐसे नाम का एक धीरे धीरे नीचे तक जाएंगे, बूथ से चीज़ें निकल कर आएंगे और जीतने वाले प्रत्याशी को हम भविष्य में प्रत्याशी बनाएंगे। पिरानकलियर थाना पुलिस ने 11 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी से करीब 6,500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि तस्कर बरेली से स्मैक खरीद कर लाता था और महंगे दामों में पिरानकलियर में बेचता था और आरोपी लंबे समय से इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। एक अभियुक्त सद्दाम उर्फ गुल्लू निवासी कासमपुर पथरी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से लगभग 103 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक बेचकर एकत्र किए हुए लगभग 6,500 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में वीडियो वीपीडीओ भर्ती 2016 में धांधली को लेकर एसटीएफ ने 6 और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। मंगलवार को एसटीएफ ने यूके SSSC के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल, एग्जाम कंट्रोलर आरएस पोखरिया सहित आरएमएस कंपनी के डायरेक्टर राजेश चौहान, संजीव चौहान और विपिन बिहारी के खिलाफ कोर्ट में करीब चार्जशीट दाखिल की और साथ ही मामले में एसटीएफ का कहना है कि हाकम सिंह, केंद्रपाल और चंदन मंडराल के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साथ ही एसटीएफ मामले को लेकर 2016 में हुई भर्ती के ओएमआर शीट्स को भी एफएसएल चंडीगढ़ जांच के लिए भेज चुकी है।
देखिए, वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा जो 2016 में हुई थी, इसमें विजिलेंस के उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद में एसटीएफ के पास में इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हुई थी। इसमें कुल 12 अभियुक्त थे अभी तक, जिनमें 3 के विरुद्ध पूर्व में ही चार्जशीट जा चुकी थी। आज 6 अन्य अभियुक्तों, जिसमें कि जो UKSSC के पूर्व जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ और 3 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आज माननीय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो टूरिज्म जोन से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक बाघिन अपने बच्चे को मुंह में दबाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। इस वीडियो को वहां पर गए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि बाघिन का ये स्वभाव होता है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती रहती है। तो बाघिन का ये वीडियो वायरल हुआ है। रामनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है, बच्चे को मुंह में दबाकर बाघिन ले जाती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से बाघिन ऐसा करती है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।